आज आप लोगों को मैं YouTube चैनल के माध्यम से मैं ओम प्रकाश तराई का प्रथम युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ कि तराई का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, कौन पराजित हुआ, कौन जीता। आइए दिखाते हैं आप लोगों को तराई का प्रथम युद्ध। तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान से होता है। यह 1191 में तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक, राजपूत जो गद्दी पर बैठे हैं। हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पूरे विश्व का 1/4 पूरे विश्व का हमारा भारत पैदा करता था। इसलिए अन्य देशों के लोगों का नजर दिल्ली पर ही रहा करता था, अन्य भारत पर रहा करता था। इसीलिए हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये मोहम्मद गोरी गौर नामक स्थान से भारत पर आने का प्रयास कर रहा था, प्रदान कर आने वाला था, और गजनवी का सुल्तान था। गोरी कौन था? ये गजनवी का सुल्तान था। एक बार सपना देखा कि हम भी भारत पर कब्जा कर लेते, धन लूट लेते, अपने साम्राज्य का विस्तार करते। गोरी आमंत्रित करता है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। मंत्री आता है और बताता है पृथ्वीराज चौहान, गोरी आ रहा भारत। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं ठीक है, आने दीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। पृथ्वीराज चौहान और गोरी का युद्ध होता है। तराई के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। गोरी को पकड़कर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पेश किया जाता है। गोरी मुंह लटकाए हुए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पेश होता है और सिर झुकाए हुए कहता है मुझे माफ कर दो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, इनके कवि का नाम था चंद्रबरदाई। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है महाराज, गोरी को माफ मत कीजिए, एक दिन यही गले का फांसी बनेगा। पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई की बात को नहीं मानते हैं। कहते हैं मंत्री तुम कवि हो, मैं राजा हूँ, दिल्ली का शासक हूँ, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता हूँ। ऐसे पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई से प्रश्न और उत्तर करते हैं। गोरी बार बार कहता है पृथ्वीराज चौहान से कि गजनवी को 70 बार माफ किए, हमको एक बार माफ कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान गोरी से कहते हैं जाओ तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा फिर भारत को और नजर मत डालना। ऐसा कह करके पृथ्वीराज चौहान गोरी को छोड़ देते हैं। गोरी अपने देश लौट जाता है, भाग जाता है। भाग जाने के बाद आगे कहानी
कन्नौज का शासक था। कन्नौज यूपी में पड़ता है। कन्नौज का शासक राजा जयचंद। राजा जयचंद एक कन्नौज का राजा था। अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सोचता है। यह खबर उसकी बेटी सुनियोजिता अपने पिता जयचंद के पास जाती है और कहती है, पिताजी, हमारा विवाह मैं खुद ही मैं करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को वर मान चुकी हूँ। जयचंद पूरा नाराज हो जाता है और मंत्रियों से कहता है, मंत्री, दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान का पुतला मेन गेट पर लगा दो, जिसे पता चले कि हमारे गेट पर पृथ्वीराज चौहान द्वारपाली का कार्य करता है। ऐसा कहते हुए जयचंद अपने मंत्रियों को सूचना देता है। उसके पहले ही उसकी बेटी सुजीता ने मंत्री द्वारपाल के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र भेजती है कि हमारे विवाह समारोह में आप उपस्थित हो। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी सुजीता के विवाह में पत्र पाते ही कहता है, ठीक है, हम आएंगे। पृथ्वीराज चौहान इस समारोह में आने के लिए तत्पर हो जाता है और आ रहा है। तब तक बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राजा जयचंद के दरबार में आते हैं और उनकी बेटी माला लेकर के इन सब पर लाइन से घूमते हुए आती है और पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर माला डाल देती है। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान घोड़े की सवारी के साथ कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि माला तो हमारे पुतले पर पड़ा है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान जयचंद से कहते हैं कि जयचंद, माला तो हमारे पुतले में पड़ा है गले में, और मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी की से शादी हो गया है और मैं अब ले जाऊंगा। ऐसा कहकर पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर इनकी बेटी को बैठाते हैं और लेकर के दिल्ली विराजमान हो जाते हैं। कई लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन सबको मार काट के निकल जाता है पृथ्वीराज चौहान। अब कन्नौज का राजा जयचंद के भी बहुत चोट लगा दिल पर कि बीच समाज में हमारा इज्जत चला गया। वह चाल खेलता है पृथ्वीराज चौहान से, चलो पृथ्वीराज चौहान तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर जयचंद ने अपने मंत्री को अफगान के शासक गौरी जो गौर नामक स्थान से आया था, जयचंद का मंत्री गौरी के पास जाता है। कहता है कि जयचंद राजा आपसे संधि करना चाहते हैं और संधि करने के बाद पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करना है। दिल्ली का कहता था जयचंद कि मैं दिल्ली का राजा बनूंगा और आप दिल्ली का राज पर लूट करके ले जाएंगे। ऐसी कहानी भरी सूचना गौरी को जयचंद का मंत्री सुनाता है। जयचंद ठठाठा लगाते हुए अपने मंत्री को भेजता है, जाओ। जैसे मंत्री के पास पहुंचता है गौरी के पास, गौरी सूचना को सुन करके पढ़ करके कहता है कि मंत्री जाओ जयचंद से बोलो कि जयचंद युद्ध की तैयारी करे, मैं आ रहा हूँ। जयचंद और गौरी 1192 तराई का द्वितीय युद्ध में
जयचंद और गौरी संग कर लेते हैं और दिल्ली पर आते हैं। यह खबर पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिलती है। पृथ्वीराज चौहान कहते थे वही आता है ना, वही है ना गौरी, आने दो, कोई बात नहीं है। उसको यह पता नहीं था पृथ्वीराज चौहान को किसकी इसका ससुर ही इससे छल करने जा रहा है। दोनों युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। एक पक्ष की तरफ जयचंद और एक तथा गौरी, दूसरे तरफ पृथ्वीराज चौहान। युद्ध होता है, इनकी सैनिकें अधिक हो जाती है, इनकी सैनिकें कम पड़ जाती है। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और जयचंद प्लस गौरी जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लेता है गौरी और अपने मुल्क को भिजवा देता है। 1173 से 1194 के बीच जयचंद गौरी से कहते हैं, गौरी अब तू मुझे दिल्ली के गद्दी पर बैठा दो। ध्यान सुनिएगा, दिल्ली पर गद्दी बैठा दो और यहाँ से जो अपना लेना है लेकर चले जाओ। लेकिन जयचंद गौरी की बात करने पर गौरी नाराज हो जाता है। कहता है गौरी, जयचंद यह जीत हमसे हुई है, तुमसे नहीं हुई है। जयचंद को पकड़वा लेता है और 1194 चंदावर का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट सन है। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद को अपने मंत्रियों से कहता है गौरी कि जयचंद को सिर कलम करके बीच चौराहे पर टांग दो, बोट लगा दो, लिख दो गद्दार जयचंद, गद्दार जयचंद। ऐसा गौरी के मंत्रियों ने जयचंद के साथ किया और गौरी ने कहा, जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वह किसी का नहीं होगा। जाओ इसे मार करके और बीच चौराहे पर इसका सिर लटका देना और बोर्ड पर लगा देना कि गद्दार जयचंद। ऐसे हमारे लोगों ने धोखा किया अपनों के साथ। पृथ्वीराज चौहान को अफगान उसके लोगों ने पहुंचाया। गौरी इनके मारने के बाद अपने मुल्क पहुंचता है, अपने मुल्क पहुंचता है और अपने दरबार में गौरी पृथ्वीराज चौहान को पेश करता है। पृथ्वीराज चौहान जब पेश होता है तो वह सिर झुका कर नहीं बात करता है, ठाकुर राजपूताना जैसा बात करता है। राजा था भी, डरा नहीं। गौरी इसके तेज आवाज से नाखुश होकर के गौरी ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री सलाखों से इनकी दोनों आंखें फोड़ दो। दोनों आंखें उसके मंत्री आता है, दोनों आंखों फोड़वा देता है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने के बाद जेल में डाल देता है, कारागार में डाल देता है। बात पृथ्वीराज चौहान के कवि जो चंद्रबरदाई थे, दिल्ली से भागते भागते पहुंचते हैं पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान आंख अंधा, जेल में बंद। चंद्रबरदाई जा करके गौरी से कहता है, गौरी 17 बार गजनवी को हमारे शासक सुल्तान पृथ्वीराज चौहान ने माफ किया, एक बार तुम्हें भी माफ किया। हमारे महाराज को एक बार आप भी माफ कर दो और छोड़ दो। लेकिन
वह कहा, गोरी ने कहा, हम मुसलमान किसी को माफ करने वाले नहीं हैं। गोरी को ऐसा दर्द नहीं था जिस प्रकार जयचंद पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों को दिया। गोरी चंद्रबरदाई को पकड़वाता है और जहां पर पृथ्वीराज चौहान बंद थे उन्हीं जेल में उनको भी बंद करवा देता है। कुछ समय के बाद गोरी एक शतरंज खेल का आयोजन करता है। गोरी अपने यहाँ उस शतरंज में भाग लेने के लिए कहता है, कोई यदि भाग लेना चाहता है तो इस शतरंज में भाग ले। धनुष बाण से मारना था, एक स्थान था उसमें लगना चाहिए। यह खबर जेल में रहते पृथ्वीराज चौहान और उनका कवि चंद्रबरदाई कानों तक बात जाती है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, महाराज एक अवसर अच्छा आया है, शतरंज का खेल का समारोह गोरी ने रखा है और आप धनुषधारी हैं, आप अनुभवी हैं, आप इस शतरंज में भाग लें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चंद्रबरदाई जिसके पास आंख न हो कैसे धनुष चलाएगा। चंद्रबरदाई ने कहा, महाराज सब हम आपको बता रहा हूं, आप एक्टिव हो जाइए, इस खेल में भाग लीजिए। महाराज हम आपको सब दुआ के माध्यम से बताएंगे, जैसे जैसे महाराज बोलेंगे वैसे वैसे आप कहिएगा। सुल्तान की ओर से मैं सुल्तान से 3 आवाज बुलाऊंगा, सुल्तान जिधर से आवाज किए मतलब बोलेगा आप उधर ही अपना बाण चलाइएगा। शतरंज के खेल में दोनों एक्टिव हो जाते हैं। महाराज जाके गोरी से मिलते हैं। कौन? चंद्रबरदाई। कहते हैं हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान आपके शतरंज खेल में भाग लेंगे। गोरी ने बौखलाहट कहता, जिसके पास आंख नहीं वो क्या खेल खेलेगा। चंद्रबरदाई ने कहा, नहीं महाराज अवसर दीजिए। कहा ठीक अवसर तो दे रहा हूँ। गोरी ने कहा अवसर दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, यदि तुम्हारे महाराज पृथ्वीराज चौहान भाग नहीं ले पाया, हार गया, तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। ऐसा बात कहकर गोरी ने डरवाया किसको? चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने स्वीकार किया, महाराज वैसे ही मर रहा हूँ तभी मरूंगा। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बाहर आते हैं। यहाँ सिंहासन पर गोरी बैठा है। वहां से गोरी आवाज दे रहा है, यहाँ से चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान कमान लिए, धनुष लिए, ताने रखे बैठे हैं। जैसे सुल्तान बोलेगा वैसे मैं तीर चलाऊंगा निशानेबाज पर। गोरी ने जैसे वन कहा वैसे दोहा पढ़ने लगे। चंद्रबरदाई ने दोहा पढ़ा, सुल्तान को सुना रहा है पृथ्वीराज चौहान को। 4 बांस 24 गज, कहा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रदान, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है क्योंकि ना चौहान। मानो कहने का मतलब है 4 गज 24, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ऐसा गवाह सुनाते हुए कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को बताता है। जैसे गोरी 1 2 3 कहता है, पृथ्वीराज चौहान जहां से आवाज आती है उस निशान पर न मार करके गोरी पर ही बाण चला देता है और गोरी उस बाण से
मर जाता है, गोरी गिर जाता है। तुरंत कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को चाकू घोंप देता है और अपने भी घोंप लेता है। कहता है दूसरे के हाथ में मरना है से अच्छा है अपने हाथ में मर जाना। ऐसी कहानी तराई का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गोरी हार जाते हैं। दूसरा बेर 1192 तराई के युद्ध में जयचंद्र गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसी को देखते हुए राजा जयचंद, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध, जयचंद पराजित होता है और गोरी जीत जाता है। 1194 कन्नौज का राजा जयचंद हार जाता है। ये सब कहानियाँ तराई के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।